पढ़ेंगे जीएस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं इसमें जीएस से भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री आते हैं, पॉलिटी आते हैं, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और साइंस आता है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन में एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं। इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ना नहीं, हम लोग को इकोनॉमी पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है। लेकिन पहले अर्थव्यवस्था को जानने से पहले अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की रचना कौटिल्य ने किया था। किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। उन्होंने इकोनॉमिक्स का महत्व बताया था। उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स का उतना ही महत्व है जितना कि मानव के शरीर में खून का, ठीक उसी तरह राज्य में धन का महत्व होता है। जैसे कि मानव के शरीर में अगर खून निकाल लिया जाए तो शरीर मृत हो जाता है, ठीक उसी तरह किसी राज्य से अगर धन को निकाल लिया जाए तो धन भी क्या हो जाता है? राज्य भी क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स की क्या की? रचना की। अब आगे हम पढ़ते हैं। कौटिल्य के ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। इन्होंने एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब उन्होंने लिखी। ठीक है, और यही से वेल्थ ऑफ नेशन से 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी गई और यहीं से इकोनॉमिक्स की नींव रखी गई। ठीक है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे वेल्थ ऑफ नेशन में। कुछ सिद्धांत था, उसमें एक सिद्धांत है सप्तांग। उसके बारे में बताया था। सप्तांग में जैसे राजा, सेनापति, ये सब के बारे में उन्होंने क्या किया था? उसमें बताया था। और इतना ही करके वो क्या हो गए थे? चलेगा। दूसरे अर्थशास्त्री थे जेकिंस। उन्होंने कुछ ज्यादा ही सिद्धांत दिया, जिस कारण उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पितामह उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र का सिद्धांत ज्यादा दिया था। किनसे? एडम स्मिथ से। किनसे? कौटिल्य से। कौटिल्य ने तो क्या किया था? सिर्फ अर्थशास्त्र की रचना की थी। एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखी थी, जिसमें सप्तांग के बारे में सप्तांग सिद्धांत बताया था। और जेकिंस ने को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। ठीक है, अब हम अर्थशास्त्र के बारे में समझ गए। अर्थशास्त्र में हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था। ठीक है, इकोनॉमी। वो भी कहाँ की इकोनॉमी है? हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। एडम स्मिथ ने जो बुक लिखा था
वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में एक चीज की रचना की थी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया था, और यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका ने अपने देश में लागू किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। उत्पादन के आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पहला है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसपे पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। जिसके उत्पादन पे किसका नियंत्रण होता है? पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होता है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के लोग जहां इकट्ठा होते हैं वहां क्या बन जाते हैं? मार्केट बन जाते हैं, वो बाजार कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? प्राइवेट सेक्टर, कैपिटलिज्म, पूंजीपति। इस पे किसका नियंत्रण होता है? कैपिटलिज्म पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। अब जब प्राइवेट सेक्टर के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो क्या बन जाता है? मार्केट बन जाता है। अब मार्केट बाजार बन जाता है। अब बाजार के बारे में आप कुछ जानते होंगे। हम लोग बाजार में जाते हैं तो देखते हैं, गर्मी के महीना में अगर हम एसी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं, 2 चीज देखते हैं। सबसे पहले मांग, अगर डिमांड ज्यादा रहता है और सप्लाई कम रहता है, मतलब पूर्ति मांग और पूर्ति। और दूसरा होता है, पहला है मांग और पूर्ति, दूसरा है कंपटीशन। बाजार में 2 चीज होता है, मांग और पूर्ति। अगर मान लीजिए गर्मी के महीना में हम एसी खरीदने जाते हैं तो अगर मांग डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है, तो मूल्यों का निर्धारण किस पे होता है? बाजार के मूल्यों का निर्धारण किस पे होता है? मांग और पूर्ति पे। और दूसरा क्या चीज पे होते हैं? कंपटीशन पे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 2 चीज आते हैं, 2 फैक्टर आते हैं, मांग पूर्ति और कंपटीशन। ठीक है, प्रतियोगिता। जैसे कि मान लीजिए मांग पूर्ति तो समझ गए कि अगर मान लीजिए कोई सामान खरीदने जाते हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सामान का रेट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और वहीं सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका रेट क्या हो जाता है? लो हो जाता है। दूसरा निर्धारण, मूल्यों का निर्धारण प्रतियोगिता कंपटीशन के आधार पर देखते हैं। जैसे बगल वाले दुकान में कोई सामान ज्यादा महंगा दे रहा है और उसी के ठीक बगल वाले दुकान में कोई सामान सस्ता दे रहा है, तो वहां पे क्या कर, तो कस्टमर कहाँ जाएंगे? जहां सस्ता मिलेगा वहां जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह तो बाजार के कुछ दुकानदार क्या करते हैं? उससे कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं उससे, कि अगर वो सस्ता में दे रहा है तो हम भी क्या करें? सस्ता में दे, ताकि ग्राहक क्या किसके पास आए? मेरे पास आए। तो भी अपना मूल्य का निर्धारण यहाँ कंपटीशन के आधार पर हो रही है। और जहां पूर्ति सप्लाई कम हो ज्यादा होती है, मांग कम होती है, तो वहां मूल्य का निर्धारण कम होता है। और जहां मांग ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वहां मूल्य का निर्धारण हाई लेवल पे होता है। ठीक है, बाजार के बारे में समझिए। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी के बारे में जानते हैं? समाजवादी होता क्या है? उत्पादन पे सरकार का ऐसा अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसपे उत्पादन पे किसका नियंत्रण हो? पूरी की पूरी सरकार का नियंत्रण हो, 100%। अब जहां सरकार का नियंत्रण होगा तो वहां न क्या होगा? कोई फैक्टर नहीं आएगा, न प्रतियोगिता होगी, न कंपटीशन होगी, और न मांग पूर्ति का फैक्टर आएगा। जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं टिकट लेने, कितना भी भीड़ हो, टिकट का रेट उतना ही रहता है। किसी भी कोई भी काउंटर से लो, टिकट का रेट क्या होता है? सेम रहता है।
तो वहां ये दो फैक्टर काम नहीं करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन से देश में लाया गया? सबसे पहले अमेरिका। और समाजवादी कहाँ लाया गया? रसिया में लाया गया। ठीक है, मतलब सरकार का नियंत्रण 100 का 100% यहाँ किसका नियंत्रण होगा? 100 का 100% सरकार का नियंत्रण होगा। इस पे पूंजीवादी पे 100 का 100% किसका नियंत्रण होगा? प्राइवेट सेक्टर, कैपिटल पूंजीपतियों के द्वारा होगा। ठीक है, पूंजीपतियों का उद्देश्य क्या होता है? पूंजीपति का उद्देश्य होता है लाभ। अगर उनको लाभ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कहीं पैसा नहीं लगाएंगे, कोई बिजनेस में उद्योग में पैसा नहीं लगाएंगे। और सरकार, समाजवादी में सरकार की नियंत्रण होता है। तो सरकार का उद्देश्य क्या होता है? कल्याण। पूंजीपति का क्या होता है? पूंजीपति का उद्देश्य क्या होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और सरकार का क्या होता है? सरकार का उद्देश्य क्या होगा? कल्याण। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 के समय में भारत की आजादी मिली। 1947 में उस टाइम भारत को दहेज में, सौगात में क्या क्या मिला था मालूम है क्या? भारत को सौगात में 1947 में भारत की आजादी हुई तो सौगात में क्या मिला था? गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। अब जहाँ की जनता गरीब हो तो वहां की सरकार कैसे अमीर हो सकती है? उस टाइम सरकार भी क्या थी? गरीब थी। तो 1947 में जब भारत की आजादी हुई तो भारत ने देखा कि दो देश, अमेरिका और रसिया, अमेरिका ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया? पूंजीवादी। और रसिया ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया? समाजवादी। ठीक है, दो देश ने क्या किया? वो देखे, भारत ने देखा कि अगर हम पूंजीवादी को अपनाते हैं तो किससे शत्रुता लेना पड़ेगा? रसिया से। अगर हम समाजवादी को अपनाते हैं तो किससे लेना पड़ेगा? अमेरिका से। तो उन्होंने क्या किया? दोनों से ले लिया, दोनों को अपना लिया। इसी को बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आया? मतलब पूंजीवादी भी और प्लस समाजवादी, दोनों का मन खुश कर दिया। अमेरिका का भी मन खुश कर दिया और रसिया का भी मन खुश हो गया। ठीक है, दोनों का मन रख दिया। कौन रखा? भारत ने। भारत के 1947 के समय में, भारत में जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस टाइम की बात है। ठीक है, तो ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसपे पूंजीपति और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीपतियों और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। वैसी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के, अर्थव्यवस्था के भेद। ठीक है, अर्थव्यवस्था, कहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, उस लक्षण को अभी हम जानेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के भेद। अर्थव्यवस्था के भेद। ठीक है, तीन भागों में, तीन भेद: पिछड़ी, विकासशील, और विकसित। ठीक है,
वैसी अर्थव्यवस्था जहां कृषि का उत्पादन अधिक से अधिक हो रहा है, ठीक है, कृषि, उद्योग और सेवा, ठीक है, इसमें भी आएगा कृषि, उद्योग और सेवा, यहाँ भी होगा कृषि, उद्योग और सेवा। जहां कृषि का उत्पादन क्या होता है, अधिक से अधिक हो रहा है, और उद्योग और सेवा निम्न स्तर पर हो रहा है, ठीक है, कृषि क्या हो रहा है, अधिक से अधिक हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और उद्योग और सेवा क्या हो रहा है, निम्न स्तर पर होता है, मतलब कि ये तीनों से 100% उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जहां 50 या 60% ले मान लेते हैं, 50 या 60% कृषि, और इन दोनों को मिला के 50 या 40% उद्योग और सेवा से। तो वैसे देश को पिछड़ी अर्थव्यवस्था देश कहा जाता है। जैसे बहुत से देश अभी सोमालिया हो गए, जहां कृषि अभी भी क्या होता है, कृषि का ज्यादा महत्व है, कृषि उत्पादन ज्यादा होता है। सोमालिया है, यूथोपिया है, युगांडा है, ठीक है। विकासशील में क्या होता है, विकासशील समझ लें, जहां कृषि, उद्योग और सेवा मिला के क्या होते हैं, ज्यादा उत्पादन होता है, और कृषि क्या होता है, कम होता है। मतलब 50 कृषि क्या है 20 से 30% मान लेते हैं, और ये क्या होते हैं 70% मान लेते हैं, ठीक है, और 30% मानते तो ये 70% हो गया, 20% मानते हैं तो 80% हो गया, 70 या 80%। तो वैसे अर्थव्यवस्था वाले देश को विकासशील देश बोला जाता है, जैसे कि भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, ये सब कौन से देश हैं, विकासशील देश हैं, ठीक है। और विकसित, जहां कृषि का उत्पादन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम स्तर पे होता है, 9 के बराबर होता है, और उद्योग और सेवा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे 80 या 90% मान लेते हैं, तीनों मिला के टोटल 100% होगा, फिर ये भी तीनों मिला के 100% होगा, ठीक है, और ये भी तीनों मिला के 100%, लेकिन उद्योग और सेवा क्या होते हैं ज्यादा, 80 या 90%, मतलब 9 के बराबर कृषि वहां होता है। तो ऐसे देश भी है अभी, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के भेद है, लक्षण है, इसी पे पता लगाएगा कौन सा देश पिछड़ी है, कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश विकसित है, ठीक है। नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। एक बार और समझा देते हैं, अर्थव्यवस्था के भेद है पिछड़ी, विकासशील और विकसित। पिछड़ी में कृषि, उद्योग और सेवा, कृषि का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, उद्योग और सेवा क्या हो, कम हो। विकासशील में कृषि कम हो, उद्योग और सेवा मिलकर क्या हो, ज्यादा हो। और विकसित में क्या होते हैं, उद्योग सेवा ज्यादा हो, और कृषि किस 9 के बराबर हो, क्या हो, 9 के बराबर। इसको आप 95% भी कर सकते हैं, 80 से 95% भी, 9 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे देश को पिछड़ी देश, विकासशील देश और विकसित देश कहते हैं। पिछड़ी में कौन आते हैं, सोमालिया है, यूथोपिया है, युगांडा है, जहां अभी भी कृषि का महत्व ज्यादा है, ठीक है। विकासशील में कौन से देश आते हैं, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और भूटान है, जहां भारत में भी अभी कृषि का महत्व उतना नहीं दिया जाता जितना उद्योग और सेवा में दिया जाता है। लेकिन विकसित देश अभी कौन है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ कृषि 9 के बराबर होता है, उद्योग और सेवा में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। आज आपका अर्थव्यवस्था का स्टार्टिंग था, ठीक है। अगर अच्छा लगे
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है।